नमस्कार, मैं परिन भिवंदिया आप सभी का एंशियंट परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी के वसंत से पाठ 15 नौकर। नौकर क्या होता है? नौकर वो होता है जहां किसी का अधीन होकर कार्य करना, नौकरी करना। जैसे आपके घर में कोई बर्तन साफ करने वाले आते हैं, बर्तन मांजने वाले आते हैं, कोई माली गार्डन का काम संभालने वाले आते हैं, उन्हें हम नौकर कहते हैं। नौकर यानी नौकरी जो करता है, ठीक है। तो इसमें नौकर शब्द दे रखा है। तो ये पाठ हमारे पूज्य महान बापूजी महात्मा गांधी के ऊपर दे रखा है। उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया है कि वह किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। अगर झाड़ू निकालना है तो वह भी खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ करता है। कुएं से पानी खींचना है तो स्वयं करते थे। यहाँ तक कि चक्की जो होती थी, घट्टी होती थी गोल पत्थर की, उसमें बीच में गेहूं डाल के यूँ घुमाते थे और आटा निकलता था, आटा पीसते थे। वह काम भी स्वयं गांधी जी करते थे। तो इसमें इस पाठ से हमें बताया गया है कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। वो कितने महान थे, कितने आदर्शवादी थे, कितने उच्च थे, इन छोटे कार्य के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निभाते हुए यह कार्य करते रहे। इसी में यह पूरा पाठ इसी पे आधारित है। आइए इसे पढ़ते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आश्रम, महात्मा गांधी का गुजरात में साबरमती किनारे आश्रम था, वो पढ़ते। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते थे, ठीक है। गांधी जी थे तो वो क्या ऐसे काम भी करते थे, उससे नौकर चाकर भी करते थे। जो घर में नौकर चाकर होते हैं उनकी बात की जा रही है। जिस जमाने में बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे, बैरिस्टर यानी होता है वकालत, जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे वो एडवोकेट थे। वो एडवोकेट न्यायालय में, कोर्ट में जाकर केस लड़ते थे और उसमें से 1000 रुपये भी रोज के कमाते थे। उस समय भी प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे, ठीक है। आज हम देखते हैं कि हमारे घर में आटा चक्की है। आज घर घर में भी है। घर में जिनके नहीं है तो हम आटा पिसवाने के लिए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक चक्की है जिस पे हम गेहूँ डालते हैं और कुछ ही मिनट में गेहूँ तैयार हो जाते हैं, आटा बनकर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन अगर पुराने समय की बात की जाए तो उस समय यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन आटा चक्की की हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। ऐसे समय में एक घट्टी होती थी, 2 बड़े बड़े ऐसे गोल पत्थर होते थे, उसके बीच में एक गैप होता था, एक छेद होता जिसमें हम गेहूँ डालते थे और घुमाते थे, तो आटा, गेहूँ पीसते हुए आटा आसपास चारों ओर फैलता था। इस तरीके से कार्य होता था। तो महात्मा गांधी थे, वो चक्की चलाकर आटा, गेहूँ से आटा पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा, उनके लड़के भी हाथ बटाते थे, ठीक है ना। चक्की कस्तूरबा उनकी पत्नी का नाम है और उनके बच्चे भी थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार, ठीक है, चक्की पीसने का काम भी वो स्वयं करते थे। घर में बारीक आटा है या महीन यानी पतला बारीक आटा है तो स्वयं गांधी जी वो कार्य करते थे। अब उसमें क्या है कि आश्रम में, यहाँ तक घर पे भी वो कार्य करता। जब उन्होंने अपना आश्रम खोला, जब देश की आज़ादी के लिए वो खड़े हुए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के रहने के लिए जगह स्थापित की, जो साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, तो उस आश्रम में जब वो रहते थे तब भी वो छोटे बड़े हर तरह के कार्य वो स्वयं करते थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ घटना घटित क्या हुई। एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। वहाँ पर साबरमती आश्रम में एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता, उसने कहा कि जो है भोजन के लिए, रोटी बनाने के लिए आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर जोर देते थे। गांधी जी कहते थे कि हमें, ठीक है, गेहूं अगर पीसने हैं तो उसे सबसे पहले हमें उसे साफ करना है, कचरा मिट्टी है उसे अलग करना है। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी, ठीक है ना। क्योंकि जब गांधी जी को गेहूं बीनना या आटा पीसते हुए जब वो देखते थे
तो बाहर के लोग जो थे वो हैरत में पड़ जाते थे कि कैसे इतना महान आदमी ऐसे छोटे छोटे कार्य कर रहा है। और यहाँ तक कि गांधी जी को इस प्रकार से कार्य करते हुए किसी प्रकार की शर्म भी नहीं आती थी। वो कहते हैं छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ठीक है ना, इंसान को पूरी लगन के साथ में करना चाहिए। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आया। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का इतना बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वो बोले, बापू यदि मैं आपकी आज्ञा कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। कॉलेज के कुछ विद्यार्थी गांधी जी से मिलने आए और उन्हें अपनी, क्योंकि उस समय कहा जाता है कि इंग्लिश भाषा का वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। कहा यह जाता है कि जिसे इंग्लिश भाषा अंग्रेजी भाषा आती है, आज भी यही नियम है कि जिसे अंग्रेजी भाषा आती है उससे हम बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा मानते हैं। तो वैसे ही उसे इंग्लिश भाषा का बहुत ही अपने आप पे गुमान था कि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। तब उसके बाद में उन्होंने कहा कि गांधी जी, बापू जी, अगर मुझे आप कुछ सेवा लायक कुछ कार्य दे सके तो मैं बहुत ही आपका आभारी रहूँगा। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। वो विद्यार्थी ने सोचा कि बापू जी क्या है, लिखने पढ़ने का काम देंगे क्योंकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूँ बीन डालिए। गांधी जी ने ये कहा कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी मेरे लिए अगर समय ही निकाल सकते हो तो एक काम कीजिए कि मेरे जो थाली में गेहूँ पड़े इन्हें साफ कर दीजिए। आंग तुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, जो आंग तुक थे बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूँ बीनने के बाद वो थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर, ठीक है, चल दिए। ठीक है ना, 1 घंटे तक उन्होंने क्या गेहूँ बीने, लेकिन अंत में वो के गेहूँ बीनते बीनते भी वो थक गए थे कि यार अब ये कार्य मुझे थकान लगने लगी हूँ। तो उन्होंने उनसे गांधी जी से विदा लेकर वहाँ से चले गए। तो गांधी जी ने ये बताया कि गेहूँ बीनना कार्य भी कोई आसान काम या तुच्छ काम नहीं है, ठीक है ना। हर काम पूरी ईमानदारी के साथ में हर काम की एक वैल्यू अवश्य होती है। चलिए आइए आगे बढ़ते। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। हम कह सकते हैं कि साबरमती की जो भंडार का काम है जिसमें खाने पीने की वस्तुएं रखी गई है। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। सुबह उठते थे, ईश्वर का नाम लेते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे और उसके बाद में रसोई घर जाते थे, किचन में जाते थे और वहाँ सब्जियां काटना, सब्जियां धोना, सब्जियां छीलने का कार्य करते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देखते तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते, ठीक है। जैसे रसोई घर जाते, सब्जियां धोते, उन्हें आसपास देखते, छत पर देखते, नीचे देखते, कोई गंदगी दिखती है कि धूल साफ नहीं हुई है तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साथियों को बुला लो या उसको बुला लो, क्योंकि गांधी जी तो इतने महान थे कि उनकी कहना कोई भी नहीं टाल सकता था, लेकिन फिर भी वह सभी कार्य स्वयं करते थे। उन्हें लगता था कि ये गलत है या सफाई करनी है तो वो खुद ही सफाई करने लग जाते थे, ठीक है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। उन्हें हर तरह की सब्जी का पौष्टिक गुण थे कि कौन सी सब्जी खाने से हमारे शरीर को कितने फायदे होते हैं। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए, ठीक है ना। आश्रमवासी था तो उन्होंने कहा बहुत सारे आलू है, कौन धोए, तो बिना धोए ही काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, गांधी जी ने उन्हें बताया। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। बहुत बुरा माना उसने, बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि वे जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खासतौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हजमा कमज़ोर है, ठीक है ना। जब हम केले देखते हैं तो केले में अगर डोट पड़ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं उनके छिलके, तो हम उस केले को फेंक देते हैं, खाते नहीं। पर ऐसा नहीं, अगर उस केले को खाएंगे तो वो और ज़्यादा पाचन शक्ति हमारी मजबूत करता है और जल्दी खाएंगे और हमारे पाचन शक्ति बढ़ाता है। तो गांधी जी ने जब उसको खाने के लिए दिए कार्यकर्ता को, तो शुरू में उसे बहुत ही बुरा लगा कि कैसे गांधी जी ने तो मुझे सड़े केले दे दिए या ऐसे खराब केले दे दिए। तरह तरह के मन में विचार आया, पर गांधी जी ने पास में बैठ के समझाया कि ये पाचन शक्ति के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं और बहुत ही जल्दी पच जाते हैं। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे और स्वयं ही खाना खिलाते थे। इस कारण में बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे, ठीक है। गांधी जी को खाना कैसा पसंद था, सादा खाना ही
पसंद था। वो तेज मसालेदार वो खाते नहीं थे और वो सभी जितने भी कार्यकर्ता थे सभी को अपने हाथों से परोसते थे, तो मजबूरी हो के सबको खाना पड़ता क्योंकि वो मना नहीं कर सकते थे। दक्षिण अफ्रीका की जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका जब गांधी जी गए थे तो वहाँ पर भी उन्होंने अंग्रेज़ों और अपने भारतीयों के लिए या वहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, वहाँ पर लोगों के लिए उन्होंने शासन से, प्रशासन से, गवर्नमेंट से उन्होंने उनका विरोध किया, जिस कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका जेल में डाल दिया गया था। लेकिन वहाँ पर भी वो कैदियों के लिए भोजन का कार्य करते थे, उन्हें भोजन परोसने का काम भी करते थे। आश्रम का एक नियम यह था कि जब सब लोग अपने बर्तन साफ करें, सभी लोग अपने अपने बर्तन साफ किए। जैसे आपने भोजन किया है, आपने भोजन खाया है, तो आपको स्वयं ही, ठीक है ना, वो बर्तन अपना स्वयं साफ करना है। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों को पहनने में खूब कालिक लगी थी, ठीक है। बड़े बड़े पतीले होते थे जिसमें, क्योंकि हमारे घर में छोटी तपेली होती है क्योंकि हम कम लोगों का खाना बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का, सैकड़ों लोगों का खाना बनाया जाता था, तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े पतीले होते थे। इतने बड़े पतीलों को जब खाना बनाने के बाद में जब एक चूल्हे पर एक काले पड़ जाते थे तो उन्हें साफ करने घिसा काम भी किया जाता था। तो गांधी जी स्वयं उसमें कहते हैं कि राख को और नारियल के जो छिलके हैं उनको लेकर और पतीले स्वयं साफ करते थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे, तभी कस्तूरबा वहाँ पर आ गई, ठीक है। वो कालिक को जोर जोर से रगड़कर साफ कर रहे थे, लेकिन कस्तूरबा वहाँ पर आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, ठीक है। उनकी बात मान लेने में बुद्धिमानी थी, ठीक है ना। उन्होंने बहुत घिस घिस के साफ करने का प्रयास किया गांधी जी ने, लेकिन पतीला क्या साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उनकी पत्नी ने आके कहा कि ये आपका बस की बात नहीं है, और गांधी जी भी समझ गए कि अपनी पत्नी की बात मानने में ही बुद्धिमानी है। आगे बढ़ते हैं। एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। बर्तन बिल्कुल साफ और चमकदार होते तब तक कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बर्तन एकदम, जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम में असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को मांझकर चांदी सा चमका देते थे। दक्षिण अफ्रीका या इंडिया में भी गांधी जी बहुत जेल में रहे, ठीक है ना। वहाँ पर भी ऐसे नहीं कि वह सिर्फ बैठे रहते थे, दूसरे कार्य में मदद करते थे। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया कि मैं जेल में रह के जब बर्तन भी बिल्कुल अच्छे से साफ करता था। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, साबरमती आश्रम की बात की जा रही, जब वहाँ पर निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ आने वाले कुछ मेहमानों का तंबुओं में सोना पड़ता था। जो मेहमान आते थे तो वहाँ पर क्या है कि आश्रम अभी पूर्ण तो बना नहीं था, तब कपड़े के एक टेंट, एक तंबू लगा दिया जाता था, वहाँ पर सभी को सोना पड़ता था। एक नवागत ने, नया आया हुआ, वो पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना है, ठीक है ना। वह सो तो गया, लेकिन जैसे सवेरा हुआ तो उसे यह नहीं मालूम कि हम भी कहीं नई जगह जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि ये सामान कहाँ रखना है, किधर रखना है, किधर नहीं रखना है। तो इस चीज़ की जितनी जानकारी उसे नहीं थी, तब क्या हुआ कि उसने वहीं के वहीं सामान छोड़ दिया। यह पता लगाने कि उसे कहाँ रखना है, लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ और चक्की पर आटा पीसने काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला, ठीक है। अचानक एक बार कहा था गांधी जी अस्वस्थ हो गए, उन्हें बुखार आ गया, और जिसके कारण क्या है कि फिर भी सभी आश्रमवासियों को काम बांटा जाता था। गांधी जी भी अपना काम स्वयं लेते थे। आटा पीसने का काम वो स्वयं करते थे कि मेरे हिस्से में इतनी मुझे घट्टी चलानी है या इतने किलो आटा मुझे डेली पीसना है, ठीक है। फिर भी क्या है कि उनके जो कार्यकर्ता थे उन्हें ऐसा लगा कि गांधी जी अस्वस्थ थे तो वो पानी भरने फिर जाएंगे, तो उन्होंने सभी पानी वापस भर दिया ताकि गांधी जी को कुएं से पानी खींचना नहीं पड़े, क्योंकि नल तो थे नहीं, एक कुआं ही था या नदी थी जिसमें से हम बाल्टी डालते थे और पानी से खींचते थे। तो बहुत ही ताकत वाला काम था, ठीक है। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई, मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर
आश्रम ले गए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा। गांधी जी को जब देखा कि मेरा काम कोई और कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें बहुत ही दुख हुआ कि मेरा काम तो स्वयं मुझे ही करना चाहिए, भले मैं बीमार हुआ तो क्या हुआ। तब एक समय देखा कि जो बच्चे के नहाने का एक टब था, उस टब को उन्होंने उठा के कुएं के वहाँ गए, वहाँ से पानी भरकर वापस आश्रम में लेके आए। लेकिन कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ कि ये मेरे इतना करने के बावजूद भी गांधी जी, ठीक है ना, काम करना पड़ा। शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, ठीक है ना। गांधी जी को ऐसा लगता था कि अब शरीर पूरा लाचार हो गया कि अब मेरे से एक पानी का गिलास उठा के भी मैं नहीं पी सकता, तब तक वह अपना कार्य करने में व्यस्त है। महात्मा बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े, ठीक है ना। महात्मा गांधी उस समय बुजुर्ग व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करने में पीछे नहीं हटते थे। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे, ठीक है, क्योंकि अपना काम वो स्वयं करने पर विश्वास करते थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि मैं अपना काम करूंगा, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था, ठीक है ना। जब दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध हुआ था तब उस समय जो घायल सैनिक हो जाते थे उन्हें 25-25 मील तक अपने कंधे पर लेकर जाते थे ताकि वो उनका इलाज करा सके। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल स्टाइप वाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका एक और आश्रम था, टॉल स्टाई आश्रम, ठीक है ना। वहाँ कहीं उन्हें जाना हो, कुछ काम करना हो तो ऐसे समय में क्या है कि वो 42 मील तक भी पैदल चलते थे। इसके लिए घर से बिना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते हुए शाम होते थे वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके साथी भी उनके इस उदाहरण को खुशी खुशी अनुकरण करते थे। इसमें बताया गया कि गांधी जी 42 किलोमीटर भी पैदल चलते थे। कुछ खाने का वो सामान ले लेते थे और इसी के साथ में जो सामान लेने के बाद में वापस खरीदारी करके वापस फार्म पे लौट आते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि कैसे आदमी इतने मील पैदल ही सफ़र कर सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। जब तालाब कहते हैं कि उस समय पानी की व्यवस्था करने के लिए हम एक कृत्रिम रूप से गड्ढा खोदते हैं जिसे हम तालाब, जिसमें पानी इकट्ठा होता है उसे हम तालाब कहते हैं, जिसमें गांधी साथी में लगे हुए थे। गांधी जी के साथी एक सुबह काम खत्म करके लोग फावड़े, कुदाल, टोकरियों के लिए सब वापस लौटे। देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरे में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं, ठीक है। तालाब का काम चल रहा था तो गांधी जी ने देखा कि सब लोग थक चुके हैं, उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ इंसान, जवान, बूढ़े सभी हैं और वहाँ पर कार्य कर रहे थे। उनके लिए ना एक तस्तरी यानी प्लेट कहते हैं, थाली, प्लेट में उनके सबके लिए नाश्ता, सेवफल, फल की व्यवस्था कराई। आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? यह क्या ये उचित है हम आपसे सेवा कराएं? गांधी जी ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, क्यों नहीं, ठीक है ना। सभी को देखा कि इतना बड़ा आदमी, ठीक है ना, इतना महान आदमी हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो उन्हें भी शर्म महसूस हुई कि आप इतने बड़े हो के हमारी सेवा करें, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। गांधी जी ने क्या कहा, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास खाली समय था, मैं बैठे बैठे क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि आप भूखे हो तो मैंने आपके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। कि उस समय आपको पता है कि आज़ादी का युद्ध, आज़ादी के लिए कहीं ना कहीं हम गृह युद्ध जैसी स्थिति से लड़ रहे थे। अंग्रेज हमको बिल्कुल दबाव में डाल रहे थे और गांधी जी उस समय सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, रैली निकालते हुए, भाषण देते हुए हमें देश को आज़ादी कराने के लिए हमारे लिए लड़ रहे थे। ऐसे समय में क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार के पास गांधी जी अपनी मांगों को लेकर गए कि हमें स्वाधीन भारत चाहिए। तब क्या होता है, एक बार लंदन, वहाँ उन्होंने भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया। वहाँ पर भी हमारे इंडियन जो है भारतीय बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए वहाँ जाते थे तो उन्हें ऐसा लगा कि महात्मा गांधी हमारे यहाँ पढ़ने के हमारे लिए आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें अपने भोजन के लिए बुलाया, ठीक है, हमारे यहाँ भोजन पर आइए।
तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और एक छरछरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया। उन्होंने देखा कि वो जब काम कर रहे थे तो वो उस काम में भोजन बनाते समय एक दुबला पतला सा आदमी, क्योंकि गांधी जी दुबले पतले छोटे कद के व्यक्ति थे, और वो आके और धोती ही पहनते थे, आपको पता है धोती पहनकर धोती ओढ़ के ही रहते थे, शामिल हो गया और तस्तरिया धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम में उनकी मदद करने लगे। गांधी जी उनके ग्रुप में शामिल हो गए और उनके प्लेट धोने का काम करा, सब्जी छिलने काटने का धोने का काम चालू कर दिया। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो देखता है कि दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी हैं। ठीक है ना। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो हमारे अतिथि है जो जिन्हें हमने आज शाम को भोजन के लिए दावत दी, वो खुद ही हमारे लिए कार्य कर रहे हैं। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे। ठीक है ना। उन्हें बिल्कुल कतई पसंद नहीं था कि उनका कार्य कोई और करे, वे स्वयं अपना कार्य करते, यहाँ तक कि उनकी पत्नी को भी वो उनका कार्य नहीं करने देते थे। लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहार ले ली। ठीक है ना। वो काम थे उन्हें कहीं पसंद नहीं था। सम्मेलन और राजनीति सम्मेलन से बड़े बड़े नेता आपस में मिलते थे, बातचीत करते थे। ऐसे समय में क्या है कि गांधी जी को आने में देर भी हो जाती थी, तो उनके घर के या उनके कमरे का क्या स्थिति थोड़ी खराब थी, तो गांधी स्वयं झाड़ू लेकर, ठीक है ना, झाड़ू से साफ करते थे। कार्यकर्ता ने जब ये देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। रात की 10 बज गई थी, 10 बजे का समय हो गया था, तो उन कार्यकर्ता झाड़ू लेकर से दूसरे कार्यकर्ता झाड़ू निकालने लग गए। जब गांधी गांव का दौरा कर रहे होते थे, क्योंकि गांधी जी गांव गांव जाते थे, सभी लोगों को समझाते थे, ठीक है ना, कि हमें सबको एक होना है, जात पात धर्म सब छोड़कर हमको एक होकर ही हम देश को आज़ादी दिला सकते हैं। उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता था तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा लेना ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है। इसमें बताया गया है कि जब गांधी जी थे तो उस समय क्या बिजली की व्यवस्था थी, लेकिन बहुत ही कम बिजली की व्यवस्था थी। बिल्कुल बड़े बड़े लोगों को ही यह सुविधा उपलब्ध होती थी। तो ऐसे समय में क्या लालटेन होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि चिमनी या बत्ती होती थी, उस बत्ती से जलाकर वो अपना रात में लिखने का काम करते थे। कभी लालटेन से तेल खत्म हो जाता था, तो ऐसे समय में जब चंद्रमा की रोशनी आती थी तो उसमें भी वह पत्र लिख लिया करते थे। ठीक है। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। 9 आलाखी पद यात्रा के समय गांधी जी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमी को ही रहने की अनुमति दी थी। इन दोनों को यह मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी जी की अवस्था 78 वर्ष की थी। खाकरा बनाने की व्यवस्था एक विधि होती है गुजरात की, ठीक है, उसे बनाने की व्यवस्था, वो जो 2 उनके कार्यकर्ता थे, सहयोगी थे, उन्हें खाकरा बनाने की विधि नहीं पता थी। तब गांधी जी ने उन्हें बहुत ही अच्छे से विधि बनाई कि किस तरीके से खाकरा बनाया जाता है। जब वो 78 ईयर्स के थे। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। ठीक है ना। सभी को बच्चे अच्छे लगते हैं, बच्चों के साथ खेलना। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल करने के लिए नहीं रखा। ठीक है ना। क्योंकि छोटे बच्चे जैसे ये तो अपने बच्चों की केयर बहुत अच्छे से स्वयं करते थे। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल बहुत ही अनिवार्य है। गांधी जी को विश्वास था कि बच्चे को सिर्फ माँ बाप का प्यार ही अगर अच्छे से मिल जाए तो उसे बच्चे को किसी और चीज़ की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। ठीक है ना। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में जेल में गए थे गांधी जी, तो वापिस जब जेल से छूटे तब उन्होंने देखा कि जो उनका मित्र है, उनकी पत्नी है श्रीमती पोलक, वो बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी। ठीक। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता ही नहीं था। ठीक है ना, कि माँ को एक पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से वो छोटा सा शिशु माँ का दूध निरंतर पी रहा था, जिसके कारण क्या है कि श्रीमती पोलक की जो स्थिति थी
शारीरिक स्थिति वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। वो उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी कि माँ वो चाहती थी कि बच्चा दूध छोड़ दे, लेकिन बच्चा दूध छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, चैन ही नहीं लेने देता था। उन्हें रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। जब तक कि वह दूध माँ नहीं पिलाती थी तब तक बच्चा रोता था, और जब दूध पिलाने के बाद ही वह सो जाता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। ठीक है ना। दिन भर तो आपको पता है गांधी जी उठते से प्रार्थना करते थे, रसोई के घर के काम करके, फिर वो दिन में सम्मेलन में और अपने देश को स्वतंत्र कराने के अभियान में लगे हुए रहते थे। ऐसे समय जब रात को लौटते थे तो बच्चे की देखभाल का जो घर का काम है उसे भी करने से पीछे नहीं हटते थे। अपने देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा देते। वहां चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख देते ताकि बच्चे को प्यास लगे तो पिला दे। ठीक है ना। क्योंकि बच्चे को उठा लेते थे, श्रीमती पोलक के यहाँ के बच्चा जिद कर रहा है और उसे अपने बिस्तर पर ले जाते थे और एक बर्तन पानी का भर लेते थे ताकि बच्चे को प्यास लगे तो उससे पानी पिला दे। और ऐसा बार बार प्रयास करने पर एक समय उस बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। गांधी जी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने अपने दुपट्टे पर इस्त्री की, वो उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनका भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे। इसमें बताया गया है कि गांधी जी बड़ों का कितना आदर करते थे। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, उनकी वो सेवा करते थे। ये उनके कपड़े प्रेस कर देते थे, उनके पाँव दबाते थे, उनके लिए भोजन तैयार करते थे। ठीक है ना। बड़ों का आदर सत्कार उनके मन में बहुत था। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने साफ किए और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पाखाने यानी जी कह सकते हैं कि हम जो टॉयलेट है, ठीक है ना, वह भी गांधी जी साफ करने में पीछे नहीं हटते थे। उन्हें सफाई बहुत ही पसंद थी। ठीक है। नेता ने कहा मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे ये काम दूँ। ठीक है ना। कोई सहायक कारकुन नहीं है। नेताजी ने कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कारकुन नहीं है ये उनकी सहायता करने वाला, तो एक काम कीजिए, आप वो पत्र पढ़ के उसके जवाब दे दीजिए। और गांधी जी ने यही कहा क्या तुम ये काम करने को तैयार हो। गांधी ने कहा जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर ना हो। ठीक है। गांधी जी ने किसी भी कार्य के लिए ना नहीं कहते थे, वो खुशी खुशी वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी से किया। ठीक है। हर काम करने में गांधी जी को महारत हासिल थी और वो किसी भी कार्य को मना नहीं करते थे। एक छोटे से छोटा काम हो, झाड़ू निकालने का काम हो, यहाँ बड़े बड़े नेताओं से मिलने, ब्रिटिश सरकार वहाँ पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलने का काम हो, ठीक है, वो सभी काम को बिल्कुल पूरी तरीके से सामर्थ्य देते थे, पूरा बल देते थे कि पूरी ताकत और लगने के साथ उन्हें करना है, ईमानदारी के साथ में। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी जी किसी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। ठीक है ना। इसमें यह बताया गया है कि हमें हर तरह के लोगों को हमें रखना चाहिए। ठीक है ना। इसमें बताया गया किसी को भी हमें जात पात से छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना। हो सकता है कुछ समय के लिए हम धोखा खाए, कुछ कठिनाई हो, सामने वाले का व्यवहार हम समझ ना पाए, लेकिन एक दिन हम आएगा कि वो हमें अच्छे से मानेगा, अच्छे से समझेगा। उन्हें यह मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। ठीक है ना। नौकर की भांति कैसे रखे उन्हें यह पता नहीं था। वो सभी को, अगर उनके यहाँ कोई कार्य करने वाला व्यक्ति भी है तो भी उनके घर का सदस्य, फैमिली मेम्बर ही समझते थे। ठीक है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा
टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता या काटता, दूसरा बकरियों को धोता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता और चौथा उनके पाखाने की सफाई करता। गांधी जी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। परिवार यानी उन्हें ये नहीं कि नौकरी करता है इसे पैसा देता हूँ या दूध का आना, नहीं, परिवार समान तुल्य समझा जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों को उनसे परिचय नौकरों की नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। जब गांधी जी किसी के घर गए, ठीक है, तो वहाँ पर जो नौकर, ये नहीं कि ये मेरे यहाँ बर्तन साफ करता है, मेरे यहाँ ये करता है, ऐसा नहीं कि इनका नाम ये है और हमारे यहाँ पर ये सेवाएं देते हैं, ये हमारे घर के यहाँ कुकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, नाम से और बिल्कुल आदर के साथ में। तो गांधी जी को ये देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। ठीक है, जब वहाँ से जब लौटे तब क्या बताया, एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे, ठीक है ना, एक भारतीय सज्जन के वहाँ रुके और जब वहाँ से जाने लगे तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, ठीक है, नौकरों को क्या कहा गांधी जी ने, देखिए पढ़िए, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता। गांधी जी ने कहा कोई भी, मैं किसी को भी अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना गया है। जो भी नौकर रहे, काम करने वाले हैं, वो नौकर नहीं बल्कि वो मेरे भाई और बहन हैं। आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ, ठीक है, आप भी मेरे भाई हो। आपने मेरी सेवा की, उसका प्रतिदान करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। ठीक, गांधी जी ने कहा कि आपने जो मेरी दिन रात सेवा की है, मैं उसे वापस लौटाने का भी मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि जिस ईमानदारी के साथ में आपने सेवा भाव दिखाया है, सेवा की है, तो ईश्वर, ठीक है ना, मैं तो इसका फल नहीं दे सकता, नहीं, ईश्वर इसका फल जरूर देंगे। अनुबंधोपाध्याय जी द्वारा ये लिखा गया है। ये नौकर पर आधारित है, पाठ का नाम नौकर रखा है। नौकर यानी गांधी जी ने स्वयं को नौकर कहा है। नौकर का मतलब कुछ भी कार्य करने वाला। जो नौकर है वो उसे किसी भी कार्य करने में कोई हिचक शर्म नहीं आती, ठीक है ना। तो हमें भी वही कार्य बताया गया है कि छोटा काम हो, बड़ा काम हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, ठीक है, हम जिस काम को तुच्छ समझे उस काम को हमें, ऐसा नहीं कि ये झाड़ू निकालना बुरा है या बर्तन साफ करना बुरा है, काम काम होता है, हमें वो काम पूरी ईमानदारी और पूरे सच्चे मन से करना चाहिए। तो ये हमारे जो महान बापू जी है, हमारे देश के राष्ट्रपिता है, उनका जीवन एक छोटे से हिस्से में 2-3 पेज में हमने पढ़ा तो हमें समझ में आएगा उन्हें क्यों हम महान कहते हैं, ठीक है, कि उनके छोटे छोटे चीज़ों से ही इंसान महान बनता है। कोई बड़ा ऐसा नहीं कि गांधी जी बहुत ही सुपर हीरो थे, ठीक है ना, उनके जो नियम थे, जो कायदे थे उनके, वो बिल्कुल ईमानदारी और सच्चाई के थे। इसलिए आज हम नहीं, भारत देश के लोगों ने, पूरा विश्व उन्हें महान मानता है। तो ऐसे महान पुरुष को हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत नमन है, जिन्होंने आज भी जाने के बावजूद भी हमें एक सत मार्ग दिखा रहे हैं। तो आप भी इनसे बहुत कुछ सीखा है। और इसके जो प्रश्न अभ्यास है वो मैंने आपको PDF फाइल में उपलब्ध करा दिया है। कुछ क्वेश्चन छात्र स्वयं करने हैं, आप स्वयं करने का प्रयास कीजिए और आप स्वयं कर लेंगे, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।